नमस्कार। आज हम आपको नया टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का अध्ययन कराएंगे। और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन क्या इनिशियल ये टॉपिक में पाचन की कार्य की प्रत्येक जीवित तंत्र को ऊर्जा की प्राप्ति हेतु ऑक्सीजन और CO2 वाटर HO2 H2O के अतिरिक्त भोजन की निरंतर आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्ति के अतिरिक्त भोजन शरीर के ताप नियमन, वृद्धि एवं कोशिकीय ऊतकों की मरम्मत हेतु आवश्यक होता है। प्रत्येक पौधे अपने भोजन को सरल रासायनिक पदार्थों द्वारा स्वयं संश्लेषित करते हैं, जबकि जंतु अपना भोजन वातावरण से प्राणी वनस्पति भोज्य पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भोजन एक ऐसा आवश्यक पदार्थ है जो शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित करने पर जीव को बिना हानि पहुंचाए ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि, ऊतकीय मरम्मत तथा जैविक क्रियाओं के नियमन हेतु विभिन्न घटक उपलब्ध कराता है। भोजन के महत्वपूर्ण अथवा महत्व को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। यह ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक ईंधन की तरह कार्य करता है, जीव द्रव के निर्माण का कार्य करता है, शरीर में स्वस्थ बनाए रखने हेतु आवश्यक होता है और यह कोशिका एवं ऊतकों की मरम्मत का कार्य करता है। शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यक पदार्थ जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स हेतु पूर्ववर्ती पदार्थ प्रदान करता है और यह शरीर को कम मात्रा में कुछ आवश्यक तत्व जैसे विटामिन देता है। ये तत्व शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं। भोजन के मुख्य स्रोत गेहूं, चावल, मांस, मक्खन, दूध, फल, हरी सब्जियां, जौ, चना, दालें इत्यादि ये मुख्य स्रोत है। भोजन की प्रकृति। भोज्य पदार्थों की रासायनिक प्रकृति के आधार पर इन्हें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन और इनऑर्गेनिक पदार्थों में खनिज, लवण और जल आते हैं। इनका संक्षिप्त वर्णन आपको निम्न प्रकार से हम इलस्ट्रेट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के लिए ऊर्जा उत्पत्ति के स्रोत का प्रमुख स्थान कार्बोहाइड्रेट का है। एक सामान्य व्यक्ति के भोजन में लगभग 55 से 65% तक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। पौधे अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्वयं जल और ऑक्सीजन CO2 की सहायता से सूर्य की किरणों उपस्थिति में बना सकते हैं। ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु कार्बोहाइड्रेट सबसे सस्ता और सरल होता है। कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः CHO के बने होते हैं। इसमें CHO का अनुपात 1:1 का होता है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी, एल्कोहल एवं एल्डिहाइड्रोक्स अथवा कीटोन के उत्पन्न होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये 3 तरह के ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य, ये जीव द्रव के मूल घटकों एवं कार्बनिक यौगिकों का कार्बन का ढांचा बनाते हैं। ये सभी प्राणियों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं। ये शरीर में ईंधन की तरह कार्य करते हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कई कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लाइकोजन ऊर्जा के संचित स्रोतों के रूप में देह में पाए जाते हैं।
कार्बोहाइड्रेट कोशिका की सजीव और निर्जीव संरचनाओं के लिए संरचनात्मक कार्यों पदार्थों के रूप में कार्य करते हैं। सेलुलोज पादप कोशिकाओं में सेल वॉल का निर्माण करता है। इसी तरह से इसका फूड सोर्स प्रोटीन है। प्रोटीन के बारे में ये जीव द्रव के अत्यधिक जटिल एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। ये अतिकाय, आकार, अत्यधिक जटिलता एवं अद्वितीय विभिन्नता वाले अणु होते हैं। इन अणुओं में प्राय CHON होते हैं। कई प्रोटीन में PSMG, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम आदि भी पाए जाते हैं। प्रोटीन की मौलिक संरचनात्मक इकाई अमीनो एसिड होती है। अतः ये अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। प्रत्येक अमीनो एसिड में एक अमीनो समूह NH2 तथा एक कार्बोक्सिल समूह COOH पाया जाता है। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सरलतम पेप्टाइड केवल 2 अमीनो एसिड से बना होता है एवं डाइपेप्टाइड कहलाता है। 3 अमीनो एसिड के बने पेप्टाइड्स को ट्राइपेप्टाइड्स तथा 3 से अधिक अम्लों के बने पेप्टाइड्स को बहुपेप्टाइड्स कहा जाता है। बहुपेप्टाइड श्रृंखलाएं प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोटीन का वर्गीकरण से पहले आपको सभी सूक्ष्म जीवों, पादपों और जंतुओं में पाई जाने वाली प्रोटीन्स के मुख्यतः 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन्स का वर्गीकरण संरचना के आधार पर प्रोटीन्स को 3 भागों पे, एक तो सरल प्रोटीन, जटिल प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, ये 3 श्रेणी में इसको बांटा गया है। प्रोटीन के कार्य ये शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं। ये कोशिकाओं एवं उनके अंगकों की बाहरी सीमा बनाते हैं। जंतु कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली का आवरण लियोप्रोटीन का बना होता है। ये शरीर में आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कई प्रोटीन्स हार्मोन्स के रूप में कार्य कर उपपचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अधिकांश हार्मोन प्रोटीन ही होते हैं। प्रोटीन का उच्च रासायनिक विभव होने के कारण ये अनेकों पदार्थों के साथ शीघ्रता से प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रकार एंजाइम्स की भांति काम करते हैं। प्रोटीन शरीर में मिलेनिन, रोडोप्सिन, यूरिया आदि का निर्माण भी करते हैं। लिपिड्स वसाओं में भी कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के रूप में निर्मित होती है। ये पानी में घुलनशील, किंतु ईथर, अल्कोहल और बेंजीन आदि में कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होती है। मुख्यतः वसाएं वसीय अम्ल की होती है। इनमें कार्बन के अणु विभिन्न लंबाई की कड़ियों के रूप में जुड़े रहते हैं। प्रत्येक चेन अथवा कड़ी के एक छोर पर कार्बोक्सिल समूह उपस्थित रहता है और एक अणु का निर्माण ग्लिसरीन के एक अणु एक वसीय अम्ल के 3 अणुओं के सहयोग से बनता है। इस प्रकार जल के 3 अणु मिलकर निकलते हैं। वसाओं के निर्माण में एक ही प्रकार के अथवा विभिन्न प्रकार के वसीय अम्ल भाग लेते हैं। वसाओं को ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। लगभग सभी पदार्थों में थोड़ी बहुत वसा अवश्य होती है, किंतु दूध, दही, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, सूखे फलों, मेवों में वसा बहुत अधिक मात्रा में होती है। शरीर में वसा मुख्य रूप से त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक में तथा वृक्क के समीप संचित रहती है। वसाओं का वर्गीकरण 3 प्रकार का, सरल, जटिल और व्युत्पन्न ड्राइव्ड। तो ये 3 प्रकार की वसा आपको
मिल जाएगी आपको। वसाओं के जो काम है ये ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और 1 ग्राम फैट में ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी पर ये अंत में ये शरीर में कोशिकाओं एवं कोशिकीय अंगकों की बाहरी झिल्ली बनाने का काम है। ये एलिमेंट्री कैनाल में वसा के घुलनशील विटामिन ए, डी, एफ, के अवशोषण में मदद करते हैं। इसी तरह विटामिन डी कैल्सिफेरॉल के संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये शरीर के तापक्रम को नियंत्रित बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ फॉस्फोलिपिड्स जैसे सिफिलिन शरीर के रक्त संबंध स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग में प्रारंभ करने वाले कारकों में से एक होता है। फॉस्फोलिपिड्स वसा अम्लों के अवशोषण एवं अभिगमन के कार्य करते हैं। धन्यवाद।